बारिश में रेलवे स्टेशन पर गरीब पकौड़े वाली। ये बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रही है। पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचने में इतना लेट हो गया है। अभी तक कितनी ट्रेन स्टेशन से निकल गई होंगी। जोरदार बारिश होती देखकर चौखट पर खड़ा राकेश चिंता में डूबा हुआ था। आसमान में काली घटाएं घिरी हुई थी, रह रहकर बिजली चमक रही थी। खांचे के अंदर दोनों सास बहू झाल मुड़ी तैयार कर रही थी। सुधा बहू, मैंने झाल मुड़ी में मिर्च मसाले मिला दिया है, तो नींबू निचोड़ दे। माँ जी, अगर अभी नींबू निचोड़ दूंगी तो झाल मुड़ी 1-2 घंटे में पूरी सील जाएगी। और आप तो देख ही रही हैं, सुबह से ही तगड़ी बारिश हो रही है। पता नहीं राकेश जी बेचने कितनी देर में जाएंगे। तभी राकेश चौखट पर से अंदर आकर कहता है, सुधा, ऐसा करो, बाल्टी पर पन्नी बांध दो ताकि झाल मुड़ी गीली होकर खराब ना हो। बारिश छूटने का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। पूरे आसमान में काली घटाएं छा रखी हैं। आज सारा दिन बारिश लगी रहेगी। तभी इस बार काफी भयंकर बिजली कड़कती है, जिससे रुचि डर जाती है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। पापा पापा, आप आज रेलवे स्टेशन मत जाओ, रोड पे पानी भरा है। बिटिया, झालमुड़ी बेचने जाएंगे तभी तो पैसे कमाकर अपनी रानी बेटी के लिए चीजी खरीद कर लाऊंगा ना। सच्ची मुच्ची पापा? हाँ मेरी रानी बिटिया। तो फिर आप मेरे लिए चटपटे पकौड़े खरीद के लाना, और उसके साथ वो तीखी चटनी आती है वो भी लाना, मेरा खाने का दिल करता है। जहां बारिश का मौसम राकेश के लिए उसके गरीब परिवार का पेट भरवाने के बीच में मुंह बाए खड़ी थी, क्योंकि बरसात के चलते उसके आधे दिन की बिक्री खराब हो चुकी थी। डबडबाई आंखों से रुचि को दुलराते हुए कहा, ठीक है, अगर स्टेशन पर पकौड़े बिक रहे होंगे तो जरूर खरीद कर लाऊंगा बिटिया। अच्छा माँ, सुधा, मैं चलता हूँ। बेटा, बड़ी तगड़ी तूफानी आंधी पानी बरस रही है, कैसे जाएगा तू? माँ, अगर बारिश का मौसम देखूंगा तो रात में खाने के लिए नमक रोटी भी नहीं जुड़ेगी। सुधा को भी 7वां महीना लग गया है। उसकी डिलीवरी करवाने के लिए भी तो पैसे जोड़ने हैं। अजी, ये मैंने आपके लिए पन्नी की बरसाती बनाई है, पहन के जाना। अच्छा, तभी मैं सोचूं कल पन्नी जोड़ जोड़ कर तू ये बरसाती बना रही थी। सुधा बहू, बहू तू गर्भवती है, थोड़ा आराम भी किया कर। माँ जी, सुबह की रोटी पानी बनाने के बाद पूरा दिन काम ही क्या बचता है, टाइम ही नहीं कट रहा था तो बना दिया। वैसे ये पानी की बरसाती बहुत टिकाऊ है, भीगने से बचाव हो जाएगा। कब से सोच रहा था रेनकोट खरीदने को, मगर जब से बरसातें लगी हैं झालमुड़ी बेचकर रोटी खाने का खर्चा ही मुश्किल से निकल पा रहा है। कुछ ही देर में राकेश रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, जहां यात्रियों की खूब भीड़ भाड़ थी। प्लेटफॉर्म पर छोले भटूरे वाले से लेकर आलू पूरी पकौड़े वाले की रेडी पर जमकर भीड़ थी। खा लो भैया, गर्मा गर्म चटपटा पकौड़ा 50 रुपए प्लेट कर दिया। एकदम फ्रेश माल खाओ, यात्रा सुखद बनाओ। आज तो रेलवे स्टेशन पर खूब दबा कर भीड़ है। बस भगवान जी दया करके सारी झालमुड़ी बिकवा देना, ताकि शाम को बिटिया के लिए पकौड़े खरीद कर ले जाऊं। तभी हॉर्न बजाते हुए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है। राकेश के साथ साथ बाकी भी अपनी चाय पकौड़ी का टोकरा सर पर लिए अंदर चढ़ते हैं। खा लो भैया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े बोलो भैया, चाय पकौड़े। भैया लगाना 1 प्लेट चाय पकौड़े। अभी लो भैया। अरे पकौड़े करारे तो है ना, बासी तो नहीं है? अरे बासी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता भैया जी, बिल्कुल ताजा गरम छान कर लाया हूँ। फिर तो 1-1 कप चाय पकौड़े हम सबके लिए भी लगा देना। जी जी बहन जी। ठगेरू पकौड़े वाले की चिकनी चिकनी बातों में आकर भोले भाले पैसेंजर चाय पकौड़े खरीद लेते हैं। मंगरू पैसे काट कर ट्रेन से उतर जाता है। जैसे ही सब पकौड़े चखते हैं तो भड़क जाते हैं। ये पकौड़े तो कितने खट्टे और खराब से लग रहे हैं। अरे चाय भी पानी कम चाय है। वो चाय पकौड़े वाला बड़ा मक्खनबाज था, चूना लगा गया, मेरे तो मुंह का स्वाद बिगड़ गया। गरीब राकेश अभी अपनी झालमुड़ी की बाल्टी लिए इस आस में खड़ा था कि उसकी भी थोड़ी बिक्री हो जाए। बहन जी, एक बार ये झालमुड़ी खाकर एकदम चटपटी देखिए, मिजाज हरा हो जाएगा। अरे बोल दो, हम कर दे तेरा मिजाज हरा। उतरता है ट्रेन से नीचे कि टीटी को बुलाऊं? अरे जा रहा हूँ भाई साहब, गुस्सा मत कीजिए। राकेश निराश मन से ट्रेन से उतर जाता है। तभी मंगरू उसकी खूब खिल्ली उड़ाता है। अरे क्यों रे राकेश, तेरी झालमुड़ी बिकी कि नहीं? मंगरू, तू जानबूझकर मैं जिस बोगी में चढ़ता हूँ तो उसी में चढ़ता है। तेरे चलते मेरी आमदनी मर जाती है। तो खुद तो स्टेशन पर पकौड़े बेचकर नोट छाप लेता है, मगर मुझको ट्रेन में ही बेचकर परिवार का पेट पालना है। तूने आज पे झूठ बोलकर ग्राहकों को बासी पकौड़े बेचे हैं, और ये सरासर बेईमानी है।
अरे भाई, ईमानदारी से कमाने से परिवार नहीं चलता। और ये पैसेंजर कौन से आसपास के थे जो शिकायत देकर आएंगे? बेच डाला, वरना घाटा खाना पड़ता। राकेश इसके आगे कुछ नहीं बोलता और अपनी बाल्टी उठाकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर बेचता है। भगवान की दया से आज झालमुड़ी बेचकर ठीक मुनाफा हो गया है। थोड़ी सी और बच गई और अभी तो एक आखिरी ट्रेन आनी बाकी है, उसमें बेचकर खत्म कर दूंगा। तभी रफ्तार में एक्सप्रेस ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती है। राकेश बाल्टी लेके तैयार हो जाता है। मंगरू टोकता है। अरे राकेश, ये एक्सप्रेस ट्रेन है, इसमें चढ़ने की कोशिश मत करना। पर राकेश पर तो जैसे धुन सवार था। वो जैसे ही तेजी में भगा, भगदड़ के चलते चढ़ नहीं पाता और पैर ट्रेन के अंदर फंस जाता है। गनीमत थी कि स्टेशन के कुछ लोग उसके पैर को निकाल लेते हैं, पर पैर की 2 उंगली कट जाती है। मरहम पट्टी करके कुछ लोग घर छोड़ जाते हैं। मम्मी, दादी, बुआ, देखो पापा आ गए, हम सबके लिए पकौड़े खरीद कर लाए होंगे। हे राम जी, राकेश बेटा, ये इतनी चोट कहाँ से लगवा ली बेटा? राकेश ने दुख से भरकर डहकते हुए पूरी बात बताई। ये समझ लो माँ, आज का दिन खराब था। वो तो शुक्र है कि पैर नहीं कटा, वरना जिंदगी भर कमा कर खिलाने लायक भी नहीं बचता। 2 उंगली कटी है पैर की, अगले 3 महीने तक काम नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा घर का खर्चा कैसे चलेगा। भगवान से हम गरीबों का 2 वक्त की रूखी सूखी नमक रोटी खाना भी नहीं देखा गया। एक ही कमाने वाला था, उसे भी घर में बिठा दिया। बहू की डिलीवरी पास है, मकानदार का 2 महीने का किराया भी सर चढ़ा है। शांति, एक तो वैसे ही बेचारे को इतनी चोट खाकर आए हैं और तुम ऊपर से किराए की टेंशन दे रही हो। अच्छा, तो मेरा बोलना भी तुम्हें टेंशन लग रहा है? तुम थोड़ी सुनने जाते हो मकान मालिक कितना टेढ़ा बोलता है? तुम चिंता मत करो, इस बार किराए के लिए आएगा तो मैं अपने आप देख लूंगा। कहीं भागे थोड़े जा रहे हैं किराया खाकर उसके। आज के टाइम में पैसों की जड़ ही हर एक गरीब परिवार में क्लेश का कारण है। शांति रमुआ के घर की दशा भी ऐसे ही थी, जिसमें रोजी रोटी कमाने वाला इकलौता राकेश था, जो अब घर बैठ चुका था। किसी तरह सुधा थोड़ी सी आटे में रोटी बनाकर परोसती है, तभी दोबारा से सुहावनी बारिश शुरू हो जाती है और पड़ोस के घर से गरम गरम पकौड़े की खुशबू आती है। हाँ मम्मी, पड़ोस वाली आंटी के घर से कितनी बढ़िया पकौड़े की खुशबू आ रही है। मुझको भी गरम गरम पकौड़ी खानी है, तुम बना दो ना। रुचि बेटा, पकौड़े बनाने के लिए बेसन रिफाइंड कुछ भी नहीं है, और वैसे भी पकौड़ी खाने से तबीयत खराब होती है। रोटी खा लो। नहीं, तुम झूठ झूठ बोल रही हो। पकौड़े खाने में टेस्टी टेस्टी लगते हैं। मैं पूजा की मम्मी से मांग के ले आती हूँ। तभी शांति गुस्से में रुचि को झड़पते हुए, देखो तो इस लड़की को पकौड़े खाने के लिए कैसे लालचू आ रही है, जैसे जिंदगी में कभी पकौड़े ही नहीं खाए। जो मिल रहा है चुपचाप से खा ले, कल से तो नमक पानी पीकर ही सोने की नौबत आ गई है। शांति के कुड़कुड़ाने पर सुधा नरम लहजे से बोली, माँ जी, मेरे होते मेरे परिवार को भूखे रहने की नौबत नहीं आने दूंगी। कल से राकेश जी के बदले मैं जाकर झालमुड़ी बेचूंगी। तड़के सुबह उठकर सुधा रसोड़े के काम निपटाने में लगती है। हे भगवान, डिब्बे में तो एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा जो माँ जी बाबूजी के लिए रोटी बना दूं। क्या करूं? मजबूर होकर सुधा पड़ोसन मनोरमा के यहाँ आती है। मनोरमा बहन, थोड़ा सा आटा मिलेगा? वो मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, 2-4 दिन में भरवा लूंगी तो दे दूंगी। इसमें इतना हिचकने की क्या बात है? दुख में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है। रुको, मैं लाती हूँ। मनोरमा रसोई में से आटा, चना और साथ में कुछ लौकी, आलू, प्याज वगैरह भी ला कर देती है। ये लो, लौकी, आलू, प्याज भी ले जाओ। अभी 2 दिन पहले ही पकौड़े बनाने के लिए खरीद कर लाई थी, लेकिन मेरे परिवार में कोई हरी सब्जियों के पकौड़े खाता नहीं, पनीर के खाते हैं। फ्रिज में पड़े पड़े मुरझा रही थी तो ले जाओ। और इस महीने कोटे में से 15-20 किलो चना मिला है, तो ये भी ले जाओ, इस्तेमाल कर लेना बहन। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा बहन। सुधा सब कुछ लेकर अपने घर आती है। कल मेरी बच्ची का पकौड़े खाने का कितना मन था, पर सामान नहीं था पकौड़ी बनाने के लिए। अभी तो सब कुछ उपलब्ध है। थोड़ा सा चना पीस कर बेसन बना लेती हूँ, सब्जी भी है, बस तेल लगेगा पकौड़े बनाने के लिए। किरण, इधर आना। जी भाभी। ये 30 रुपए लेकर जाओ और बनिया के यहाँ से खुला कड़वा तेल लेकर आओ। भाभी, आज आप कुछ खास बना रही हो क्या खाने में? हाँ, आज मैं सबके लिए पकौड़े बना रही हूँ। मनोरमा बहन ने चना और सब्जी दिया है। पकौड़े बनाने की बात से सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। सुधा महीन महीन प्याज और गोल गोल आलू और लौकी काट लेती है और हाथ चक्की में चना पीसकर बेसन बनाती है और फिर साबुत मिर्च मसाले सिलबट्टे पर पीसती है। पकौड़ी बनाने की लगभग सारी तैयारी हो गई। फटाफट से कढ़ाई चढ़ाकर मिर्च मसाले बेसन के घोल में अच्छे से फेंट लेती हूँ। सुधा बहू, पकौड़े बनाने में और कितनी देर लगेगी? जी ललचा रहा है कुछ तीखा सा खाने को। बस तेल गरम हो जाए तो पकौड़े छान रही हूँ बाबूजी।
कुछ देर में गर्भवती सुधा गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी के साथ सबको परोसती है, जिसे पूरा ससुराल चटकारे लेकर खाता है। वाह भाई बहू, पकोड़े बनाने में तूने तो नथुलाल हलवाई का हाथ फेल कर दिया। इतने फुलकेदार चटपटे पकोड़े बने हैं। सच में बहू, तेरे बनाए पकौड़े का स्वाद इतना बढ़िया है कि खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया। तुमको मालूम है सुधा, ऐसे चटकदार पकौड़े अगर रेलवे स्टेशन पर बनाकर बेचो तो मंगरू पकौड़े वाले की तो बिक्री ही बंद हो जाएगी। मंगरू पकौड़े वाला? अजी ये कौन है? एक नंबर का घपलेबाज आदमी है। बासी पकौड़े ताजे बताकर बेचता है और उसके पकौड़े ऊपर से देखने में तो एकदम लाल कुरकुरे से लगते हैं, लेकिन अंदर से एकदम कच्चा आटा होता है। और तो और पकौड़े भी घटिया सस्ता डालडे में बनाता है। राकेश की बातें सुनकर रुचि भोलेपन से कहती है, मम्मी मम्मी ऐसे तो उन पकौड़े वाले अंकल के गंदे पकौड़े खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो आप ही टेस्टी टेस्टी पकौड़े बनाकर बेचो, पैसे भी मिलेंगे और लोग भी स्वस्थ रहेंगे। रुचि का ख्याल सुधा के सामने परिवार चलाने का रास्ता खोल देती है। ख्याल तो अच्छा है, वैसे भी बरसात में हर कोई पकौड़े बड़े चाव से खाता है। अगर व्यापार जम गया तो हमारे घर के गरीब हालात भी सुधर जाएंगे। पर बहू, पकौड़े बेचने के लिए ठेला, बर्तन, कितना कुछ लगेगा। हमारे पास तो एक चवन्नी भी जमा जोड़ा नहीं है जो सामान लाएं। माँ जी, मैं सोच रही हूँ पहले शुरुआत थोड़े में करके देखती हूँ, अगर बिक्री अच्छी निकली तो फिर ठेला ले लूंगी। पैसों की किल्लत के चलते कम खर्च में ही पकौड़े बनाने बेचने का वो जुगाड़ लगाती है। भरो आलू, प्याज, घिया, गोभी, बैंगन, मटर बिल्कुल सस्ते भाव में। ये माल के मंदे भरो आलू प्याज 20 रुपए किलो। भाई साहब, घिया गोभी कैसे हैं? सारा सौदा 20 रुपए किलो है बहन जी। 5 किलो गोभी, 5 किलो घिया तौलना। देख लो बहन जी, आलू प्याज भी एकदम चुनिंदा है। वो तो बस बारिश का पानी लग गया है तो खराब होने के चलते बेच रहा हूँ। बढ़िया पकौड़े बनेंगे, देसी प्याज है भैया, आलू भी पहाड़ी है। ठीक है, फिर कर दो। सब्जी खरीद कर बूंदाबांदी में भीगते हुए सुधा घर आकर हाथ चक्की में चना पीस कर बेसन निकालती है और अगले दिन पकौड़ी चटनी बनाकर टोकरी में भरकर रेलवे स्टेशन पर आती है, जहां ठंडी ठंडी हवा चलने के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पकौड़े खा लो, पकौड़े, चटपटे पकौड़े, तीखी तीखी चटनी के साथ 10 रुपए प्लेट भैया। गर्मा गर्म पकौड़े की खुशबू से रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्री गरीब पकौड़े वाली के पास खाने के लिए खींचे चले आते हैं। मम्मी मम्मी मुझको भी चटपटे पकौड़े खाने हैं, मुझको पकौड़े दिलवा दो प्लीज। ठीक है बेटा, अभी दिलवाती हूँ। बहन जी जरा 2 प्लेट पकौड़े देना। जी, अलग अलग दूं या एक ही जगह 20 के कर दूं? एक ही में कर दो बहन। सुधा गरम गरम पकौड़े चटनी के साथ डोंगे में डाल कर देती। दोनों चटकारे लगाकर खाते और भर भर कर तारीफ करते हैं। अरे वाह मम्मी, आंटी के पकौड़े तो टेस्ट में बेस्ट है, मजा आ गया। ये लो 50 रुपए। मेम साहब छुट्टे तो नहीं है मेरे पास, अभी अभी बोनी की है। कोई नहीं आंटी, आप बाकी के पैसे की हमें पकौड़े दे दीजिए, मैं ट्रेन में खाऊंगा। पहले पहले ग्राहक से ही गरीब पकौड़े वाली 50 के पकौड़े बेचती है। दिन भर में बारिश में रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर पकौड़ी बेचकर उसकी अच्छी बिक्री निकल जाती है। स्टेशन पर पकौड़ी बेचकर सही मुनाफा निकल गया। गर्भवती हालत में पूरा दिन भूखे पेट पकौड़े बेचने के चलते सुधा को चक्कर सा आता है। वो 2-4 पकौड़े खाकर रेलवे स्टेशन के प्याऊ से ठंडा ठंडा पानी पीती, तभी बारिश का रंग करने के साथ तेज तूफान उठ जाता है। कितनी तेज बिजली चमक रही है, लगता है पीट पीट कर आंधी पानी होगी। किरण बेटी देख, सुधा बहू आई कि नहीं? माँ भाभी नहीं आई। कुछ देर गुजरने के बाद बारिश में भीगते हुए सुधा घर आती है। सुधा के चेहरे पर दिन भर की थकान झलक रही थी, जिससे शांति की आंखें डबडबा सी गईं। भगवान का शुक्र है तू सही सलामत है बहू। पता है जब तू गई है तेरी चिंता खाए जा रही थी। बारिश का मौसम है, तू पेट से रोड पर कितना पानी भरा है। कल से मैं भी तेरे साथ पकौड़ी बेचने चलूंगी। माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए पकौड़ी बेचकर आज मुझे 1500 रुपए का मुनाफा हुआ है। अगली सुबह सुबह बहू सुधा उन पैसे से पकौड़े बनाने के लिए बढ़ाकर सामान लाती। अब दोनों सास बहू रेलवे स्टेशन पर पकौड़ी बेचती हैं। कंचन पूरे घर को संभालती है। धीरे धीरे गरीब सुधा के स्वादिष्ट पकौड़े खाने के लिए रेलवे स्टेशन के काफी ग्राहक लग जाते हैं। माँ जी बस बारिश में इसी तरह हमारे चटपटे पकौड़े की बिक्री चलती रहे तो बहुत जल्द हम अपना घर मकान भी कर लेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर बहू। वैसे भी सारा जीवन तो गरीबी देख देख कर किराए के मकान में ही गुजर गया। कम से कम बुढ़ापा तो अच्छे से कटेगा। जल्दी से किराए के मकान से छुटकारा मिले। दोनों गरीब सास बहू पकौड़े बेचकर जैसे ही घर लौटती हैं तो मकानदार उनका सामान बारिश में निकाल निकाल कर बाहर फेंक रहा था। पड़ोसी अपनी चौखट पर जुटकर तमाशा देख रहे थे। मकानदार जी, इतने पत्थर दिल मत बनो। ऐसी बारिश के मौसम में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा?
अरे भाड़ में जाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसे लीचट किराएदार को रखकर मैं तो बड़ा पछता रहा हूँ, समझे? मैंने अपना मकान इज्जतदार किराएदार को चढ़ाया है, अब तुम लोग फूटो यहाँ से। मूसलाधार की उस बारिश में गरीब सास बहू का परिवार लाचारों की तरह हाथ जोड़कर मकानदार के आगे खड़ा था, पर उसने थोड़ी भी दया माया नहीं खाई। सब सामान समेट कर रोड पर इधर से उधर दर दर भटकते हैं। ऐसे में बारिश भी भयंकर थी। बादल इतनी तेज गरज रहे थे मानो अभी फट जाएगा। अच्छा मम्मी डर लग रही है, घर चलो ना। पूरा का पूरा गरीब परिवार ही तूफानी बारिश में सर से पैर तक तरतर हो चुका था। बच्ची की खराब हालत देखकर सुधा का कलेजा फट गया। तो ऊपर वाले ने हमसे घर छीन लिया बिटिया। माँ जी वैसे भी रात हो गई, रेलवे स्टेशन पर चलते वही रात का टाइम काट लेंगे। पूरा गरीब परिवार बारिश में भीगे भूखे प्यासे ठोकर खाते खाते रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आते। तभी कीचड़ मचा देख स्टेशन मास्टर नाक चढ़ाते हुए, अबे ओ चलो फूटो यहाँ से, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म पर कीचड़ मचा दिया। काका हमारा घर बारिश में उजड़ गया, अभी के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए। अरे तू तो वही पकौड़े वाली है ना जो रेलवे स्टेशन पर रोज पकौड़े बेचती है? जी काका, ये मेरा परिवार है। भगवान ने बहुत जुल्म ढाया है हम पर इस बारिश में। सुधा फूट फूट कर रोते हुए सारी बात बताती है, जिससे स्टेशन मास्टर का मन भर आता है। बेटिया, गरीब के भाग्य में तो दुख झेलना लिखा ही होता है, पर तू चिंता मत कर। अगर जरूरत लगे तो स्टेशन पर साफ सफाई का काम दिलवा दूंगा, और घूम घूम कर पकौड़ी मत बेचना। अब से मैं तेरा ठेला खुलवा देता हूँ, प्लेटफॉर्म पर आराम से पकौड़े बेचना। भाई साहब, रोजी रोजगार तो आप दिलवा देंगे, लेकिन रहने की थोड़ी व्यवस्था हो जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। देखो बहन, रेलवे स्टेशन पर तो मैं आप लोगों को रहने नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी टीटी आकर आपको भगा देंगे। एक जगह है जहाँ पर रह सकते हो, आओ मेरे साथ साथ। पूरा गरीब ससुराल स्टेशन मास्टर के पीछे पीछे प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी के रास्ते चल पड़ता है। बारिश के चलते पटरी पर पानी भरा था। कुछ दूर आकर वो कई सारी ट्रेन की बोगी खड़ी देखते हैं। बहन जी, ये रेलवे ट्रैक पिछले 10 साल से बंद पड़ा है, और ये ट्रेन बोगी भी यूं ही खड़ी है। अभी के लिए आप इसी में बसावट कर लो, बारिश का मौसम भी है, कम से कम सिर पर सहारे की छत तो हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तब सुधा किरण दोनों मिलकर ट्रेन की बोगी को साफ सुथरा करके जरूरत का सामान रखती हैं। कहते हैं ना, इस दुनिया में अगर गरीब की थाली में से रोटी छीन कर खाने वाले हैं तो भलाई करने वाले भी भतेरे लोग हैं। अगले दिन सुधा पकौड़े बनाने के लिए सामान खरीद कर लाती है और गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचने आती है, जहां स्टेशन मास्टर उसे ठेला खरीद कर देता है और दोनों सास बहू को सफाई का काम दिलवाता है। गर्मा गर्म चटपटी पकौड़ी खा लो, 20 रुपए प्लेट चटपटे पकौड़े खाओ चटनी के साथ। बिटिया, मेरी राय मान, तो तू अपनी चटपटी पकौड़ी के साथ साथ चाय भी रख। बारिश के मौसम में हर कोई चाय पीता है, और इससे तेरे पकौड़े की बिक्री पर भी जोर पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बारिश में लोग चटनी पकौड़े से ज्यादा चाय पकौड़ी कितने ज्यादा चाव से खाते हैं। उस दिन तो सुधा पकौड़ी चटनी बेचती है, लेकिन अगले दिन से चटपटे पकौड़े के साथ प्योर दूध की चाय भी बनाकर केतली में रखती है। गर्मा गर्म चाय बोलो भैया, चाय 10 रुपए में प्योर दूध वाली बनी स्पेशल कप की चाय पीजिए। बारिश के ठंडे सुहाने मौसम में जायकेदार चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। बहन जी, 1 कप गर्मा गर्म चाय देना। अभी लीजिए भैया। वैसे भैया जी, मेरे यहाँ के चटपटे पकौड़ी बड़े स्वादिष्ट हैं, नाश्ता करना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। वैसे भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े के बिना तो चाय का मजा फीका हो जाएगा। गरीब पकौड़े वाले की बोलचाल में इतनी मिठास भरी थी, साथ ही पकौड़े इतने चटकदार थे कि ग्राहक खुशी खुशी चाय पकौड़ी खाने के लिए मान जाते हैं। समय गुजरता है और अब दिन मक्खी की तरह भीड़ जमा रहती है। बारिश में उस गरीब पकौड़ी वाली का व्यापार अच्छा चलता है। दिन भर में वो चाय पकौड़ी की बिक्री से अच्छा मुनाफा कमाती है। वहीं राकेश सामान ढोकर और ननद सास रेलवे स्टेशन की साफ सफाई करती हैं, जिससे सब थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर अपना घर बना लेते हैं और चैन की रोटी खाते हैं। गर्मी में गरीब बहू की तालाब के अंदर ठंडी रसोई। गांव की तेज गर्मी में तालाब किनारे बसा रामलाल का गरीब परिवार घर में बैठे हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा होता है। वहीं सपना और प्रीति दरवाजे पर खड़ी होती है, जहां से गांव का तालाब दिख रहा होता है। बहन जी, जरा आप तालाब से एक घड़ा ठंडा पानी लेते आइए, तब तक मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। जी भाभी, अभी लेकर आती हूँ। प्रीति घड़ा लेकर तेज धूप में तालाब के पास आती है और तालाब में घड़ा डुबोकर घड़े में पानी भरने लगती है। अच्छा है हमारे घर के पास ही तालाब है,
वरना इस गर्मी में ठंडा पानी मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। प्रीति तालाब के ठंडे पानी से मटका भरकर वापस घर आती है और मटके की जगह पर रख देती है। वहीं सपना घर के कोने में अपनी छोटी सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलाकर पसीने से लथपथ खाना बना रही होती है। चूल्हे के सामने बैठी हुई या ज्वालामुखी के अंदर समझ ही नहीं आ रहा। एक तो इतनी तेज गर्मी, ऊपर से इस चूल्हे की आंच में तो हालत ही खराब हो जाती है। पल्लू से पसीना पोंछते हुए सपना मिट्टी के चूल्हे पर रसोई बनाती है और पूरे परिवार को खाना परोसती है। सभी के चेहरे पर पसीना होता है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में खाना कैसे खाऊं? मेरी प्यारी बेटी, ये तालाब का ठंडा पानी है ना, इसे पियो ठंडा ठंडा, इससे थोड़ी गर्मी कम होगी। और फिर खाना खाने के बाद तालाब के पास चली जाना, वहाँ गर्मी नहीं लगेगी। घर के पास तालाब होने की वजह से हम तो तालाब के पास बैठकर थोड़ी ठंडक पा लेते हैं, पर रसोई में बहू की बहुत बुरी हालत होती है। काश मेरे पास पैसे होते, मैं शहर में तुम्हारे लिए गैस चूल्हा लाता और तुम्हारे लिए एक ठंडी रसोई भी बनवाता, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और सिर्फ सब्जियां उगाना ही आता है, और इतनी तेज गर्मी में सब्जियां भी सही से नहीं उगती हैं। हम गरीबों की जिंदगी तो मौसम पर निर्भर होती है। गर्मी में गर्मी से परेशान, बरसात में बाढ़ और ठंड में ठंड से परेशान। और ये गर्मी तो हमारी गरीबी की साथी है। ये गर्मी हमारी गरीबी को हमसे दूर नहीं होने देती है। जब भी हम मेहनत करके अपनी गरीबी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तब ये गर्मी तेज धूप, सूखा, थकान और लू लेकर चली आती है। पूरा परिवार गर्मी में खाना खाता है और अगले दिन सपना और उज्जवल डंडों के दोनों सिरों पर मटके बांधकर तालाब से पानी लाते हैं और अपनी मुरझाए हुए सूख रही सब्जियों के खेत में पानी डालते हैं। घर चलो सपना, इसका कोई फायदा नहीं है, हमारे खेत में सब्जियां नहीं उगेंगी। नहीं, हम मेहनत करेंगे, हमारे खेतों में भी सब्जियां होंगी। सपना, हम चाहे तालाब से कितने भी मटके भरकर खेतों में पानी क्यों न डालें, जब तक हम पानी डालते हैं तब तक नमी रहती है, और जैसे ही हम रुकते हैं 1 घंटे में सारा पानी सूख जाता है और शाम तक सारी सब्जियां मुरझा जाती हैं। बात तो आप सही कह रहे हैं, तालाब तो हमारा बहुत साथ दे रहा है, पर इतनी तेज गर्मी में मटकों से खेत को नहीं सींचा जा सकता। उज्जवल और सपना इसी तरह रोज तालाब से मटकों से पानी भरकर अपने खेत को सींचने की कोशिश करते हैं, जिससे घर की सब्जी का इंतजाम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन खेतों को सींचकर पसीने से लथपथ सपना अपनी रसोई में आकर चूल्हा जलाती है। ये मुझे 3-3 चूल्हे क्यों दिखाई दे रहे हैं और आंखों के सामने धुंधलापन क्यों हो रहा है? सपना को चक्कर आने लगते हैं और आंखों से धुंधलापन दिखाई देने लगता है। सपना साइड दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है। इस वक्त मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद खाना बनाऊंगी। बहू, ऐसा कर, तू थोड़ी देर तालाब के पास चली जा, वहां तुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। प्रीति, अपनी भाभी को तालाब के पास लेकर जा। प्रीति सपना को लेकर तालाब के पास आती है, जहाँ गांव की औरतें पानी लेने आई होती हैं और सबकी नजर तालाब में हमेशा डूबे रहने वाले एक बड़े से पत्थर पर होती है, जो अब ऊपर दिखाई दे रहा होता है। अरे, ये पत्थर तो हमेशा तालाब में डूबा रहता है, आज ये ऊपर कैसे आ गया? गर्मी की वजह से तालाब का पानी सूख रहा है, जिसकी वजह से तालाब में पानी कम होता जा रहा है और ये पत्थर ऊपर आ गया। गर्मी ने पहले ही हमारी हालत खराब कर दी थी, और अब अगर ये तालाब भी सूख गया तो हमारी पानी की जरूरतें कैसे पूरी होंगी? अगर ये तालाब सूखता है तो हमारे पास गांव के बाहर बने इकलौते कुएं के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। हाँ, क्योंकि इस गांव में कोई सरकारी नल भी तो नहीं है और ना ही पानी की दूसरी व्यवस्था। तालाब की सूखने की चिंता में गांव वालों के दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे तालाब में सिर्फ घुटने तक ही पानी बचता है, जिससे परेशान सभी गांव वाले और गांव के सरपंच तालाब के पास इकट्ठा होते हैं। हमारे गांव के काफी किसानों की जमीन गर्मी की वजह से सूखी पड़ी है, ऊपर से तालाब भी सूख गया। लगता है इस साल हमारे गांव में गर्मी से सूखे का कहर आकर रहेगा। अरे, सूखा तो पड़ना ही है, पूरे गांव में इकलौता तालाब था, वो भी सूख गया और अब मिट्टी वाला भी पानी बचा है, इसे हम पी भी नहीं सकते हैं। अरे, वही अब गांव के बाहर का कुआं ही है जो पूरे गांव भर की प्यास बुझाएगा। इतनी गर्मी में गांव की औरतें अपनी रसोई में तो परेशान ही थी, अब पानी की भी परेशानी शुरू हो गई। गांव की सभी औरतें मटके लेकर अपने अपने घरों से निकलती है और तेज चिलचिलाती धूप में गांव के बाहर कुएं की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर में सभी कुएं के पास पहुंचती है। कुएं में पानी कम होता है, कुएं का भी पानी बहुत नीचे चला गया है, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। सभी जरूरत जितना पानी ले लो और पानी बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, अब हमें इसी पानी से गुजारा करना है। सभी औरतें कुएं से जरूरत जितना पानी लेती हैं और अपने सिर पर मटके रखकर घर लौट आती है। वहीं सपना भी पसीने से लथपथ घर लौटती है और मटके को रखती है।
हाँ, बहुत तेज गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ा पानी पीती हूँ तभी जान में जान आएगी। इतना कहकर सपना मटके से पानी निकाल कर पीती है। ये पानी तो बिल्कुल गर्म है। इतनी तेज धूप में इतनी मेहनत से पानी लेकर आई और गर्मी की वजह से ये पानी भी गर्म हो गया। इतनी मेहनत के बाद इस गर्मी ने एक गिलास ठंडा पानी भी नसीब नहीं होने दिया। पहले तो रसोई के बाद भाभी तालाब के ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लेते थे और थोड़ा ठंडा पानी पी भी लेते थे, जिससे भाभी को राहत मिलती थी। अब तो और हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राघव और निशा घमौरियों से भरे शरीर के साथ घर के अंदर आते हैं। दोनों के गले और गर्दन पर घमौरियां निकली होती है। बच्चों, तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी 15-20 मिनट पहले तो तुम खेलने गए थे। मम्मी, कैसे खेले हम? हमारे गर्दन और गले में बहुत खुजली हो रही है। बहू, बच्चों के गले और गर्दन में घमौरियां हो गई है। मम्मी, बहुत खुजली हो रही है, कुछ करो ना। तुम्हें मना करती थी ना कि मत जाओ धूप में बाहर खेलने के लिए, तुम लेकिन मानते कहाँ थे। अब धूप में खेलोगे तो घमौरियां तो होंगी ही ना। मम्मी, हम पहले ही घमौरी से परेशान है और आप हमें इतना डांट रही हो। पहले घमौरिया का कुछ करो ना, फिर डांटना। अब इस घमौरी का मैं क्या करूं? कैसे ठीक होगी ये? उज्जवल जी, बच्चों को थोड़ी देर तालाब में नहला दो, शायद ठंडक से उनकी घमौरियां खत्म हो जाए। हम लोग तो रोज तालाब में ही तो नहाते हैं। घर पर तो सिर्फ तुम, मम्मी और प्रीति ही नहाती हो, और तालाब में नहाने से घमौरी ठीक नहीं होने वाली। तालाब का पानी खुद मिट्टी से भर गया है। अब तो तालाब के पानी से नहाया भी नहीं जाता। बहू, तू प्रीति के साथ जाकर आम के बगीचे से थोड़े कच्चे आम तोड़कर ला और उन्हें उबालकर शरबत बनाकर इन्हें पिला। हफ्ते भर में घमौरियां ठीक हो जाएंगी। क्या हफ्ते भर? हमें इस घमौरी से परेशान होने पड़ेगा? राघव और निशा जोर जोर से रोने लगते हैं। सपना दोनों बच्चों को संभालती है। वहीं प्रीति आम के बगीचे से कच्चा आम लाकर सपना को देती है और सपना कच्चे आम का आम पन्ना बनाकर बच्चों को पिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर सपना अपने घर के पास सूखे तालाब को देख रही होती है। भले तालाब में सिर्फ थोड़ा ही पानी बचा है, पर अभी भी तालाब के पास चलने वाली हवा ठंडी ही है और जमीन में नमी होने की वजह से यहाँ अभी भी पहले जैसी ठंडक है। काश ऐसी ठंडक रसोई में भी होती। खैर, अभी थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर अपनी रसोई में जाकर खाना बनाऊंगी। इतना कहकर सपना तालाब के पास उगे बड़े नीम के पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी शारदा सपना के पास जाती है। बहुत तूने मसाले कहाँ रखे हैं? आटे के पीछे वाले डब्बों में सारे मसाले हैं। पर आप क्यों पूछ रही है माँ जी? बहू, तू अभी गांव के बाहर से इतनी दूर कुएं से पानी लेकर आई है, तो मैंने सोचा आज तू यहाँ आराम कर, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में अगर आप रसोई में खाना बनाओगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। नहीं बहू, पहले दिन तुझे चक्कर आने लगे थे और आज भी तू गांव के बाहर से पानी लेकर आई है, थकी होगी। मैं बनाऊंगी आज रसोई। नहीं नहीं माँ जी, यहाँ तालाब के पास काफी ठंडक है। देखिए, मेरी थकान भी दूर हो गई है, मैं चलती हूँ खाना बनाने। नहीं बहू, अगर जिस तरह तालाब के पास ठंडक है वैसी ठंडक रसोई में होती तो बात ही कुछ और होती। पर रोज रोज तुझे रसोई में परेशान होना पड़ता है। आज खाना मैं बनाऊंगी। वाह माँ जी, वाह, बातों में क्या आइडिया दिया आपने। आइडिया? मैंने क्या आइडिया दिया? तालाब की तरह ठंडी रसोई का। माँ जी, इस तालाब के अंदर मैं अपनी ठंडी रसोई बना सकती हूँ। तालाब के अंदर? पर वो कैसे बहू? वो देखिए माँ जी, तालाब के अंदर का पत्थर तालाब सूखने की वजह से ऊपर आ गया है। उस पत्थर पर मैं मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी और यहाँ बैठकर आराम से तालाब की ठंडक में अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाऊंगी। बहू, बात तो तेरी सही है, चल कोशिश करके देखते हैं। सपना तालाब के अंदर निकले एक पत्थर पर मिट्टी से चूल्हा बनाती है और थोड़ी देर उसे धूप में सूखने के लिए रख देती है। उसके बाद सपना अपने घर में आती है। बहू, मैंने सुना है तुम तालाब के अंदर ठंडी रसोई बना रही हो। बन गई क्या तुम्हारी रसोई? पापा जी, अभी तो चूल्हा बनाकर धूप में सूखने के लिए रख कर आई हूँ। इतनी तेज धूप है, मिनटों में चूल्हा सूख जाएगा। तब तक मैं खाना बनाने के लिए बर्तन और सामान लेने आई हूँ। इतना कहकर सपना खाना बनाने के लिए बर्तन और राशन लेकर तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में आती है और चूल्हा जलाती है। चारों तरफ तालाब का ठंडा पानी होने की वजह से तेज धूप में भी रसोई में ठंडक होती है। सपना आराम से चूल्हा जलाकर अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। वाह, आज पहली बार चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने में पसीना नहीं आ रहा है। तालाब के पास चलने वाली ठंडी हवा में गर्मी भी नहीं लग रही है। ऐसी ठंडी रसोई हो तो तब तो खाना बनाने में ही मजा आ जाए। सपना अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है। तभी शारदा अपनी पूरी परिवार के साथ थालियां लेकर आती है और नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अरे, आप लोग घर के बाहर थालियां लेकर क्यों आ गए? मैं खाना लेकर आ ही रही थी। क्यों भाभी, आप तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ठंडक में खाना बनाएंगी और हम भट्टी जैसे घर में खाना खाएंगे? माँ, जल्दी खाने जाए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ सपना, जल्दी खाना परोसो। बहुत दिनों बाद बिना पसीना बहाए तुमने खाना बनाया है और हम बिना पसीना बहाए खाना खाएंगे।
सपना सभी को खाना परोसी और खुद भी पेड़ की छांव और तालाब की ठंडी रसोई में पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। वाह मम्मी, आज मजा आ गया। क्या ठंडी जगह है खाना खाने के लिए। तुम बेकार में हमें घर में खाना खिलाती थी, अब से हम रोज तालाब के पास ही बैठकर खाना खाएंगे। और तुम भी तालाब के पास ही खाना बनाना, फिर तुम्हें पसीने भी नहीं आएंगे। मम्मी, जब तालाब में इतनी ठंडक हो तो आपने पहले तालाब में खाना क्यों नहीं बनाया? अब तक रसोई में क्यों बनाती थी खाना? बच्चों, पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तालाब के पास ठंडी रसोई भी हो सकती है। और जब तालाब पानी से भरा था तब शायद मैं यहाँ अपनी ठंडी रसोई बना भी नहीं पाती। गांव भर के लोग तालाब के पास आकर काम करते थे, उन्हें भी परेशानी होती और हमारी रसोई में भी पानी के छींटे आते। पर अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे सपना, अब तुम रोज तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ही खाना बनाना। सपना पूरे परिवार के साथ तालाब के पास नीम के पेड़ की छांव में खाना खाती है और पूरा परिवार वहीं चटाई बिछा के लेट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब सपना रोज तालाब के अंदर ठंडी रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही एक दोपहर तेज धूप में सपना खाना बना रही होती है, तभी उज्जवल वहाँ आता है। तालाब के अंदर ठंडी रसोई में ठंडक तो है, पर तेज धूप भी तो है। सपना, तुम्हें धूप नहीं लग रही है क्या? जी, आप यहाँ? अभी तो खाना नहीं बना है, अभी खाना बनने में थोड़ा समय है। नहीं नहीं, तुम आराम से खाना बनाओ। वैसे मैं पूछ रहा था, इतनी तेज धूप है, तुम्हें धूप नहीं लग रही है क्या? बात तो आप सही कह रहे हैं, धूप तो बहुत तेज है और मेरे सर पर बहुत तेज धूप लग रही है। पर अब इसका क्या कर सकते हैं? अगर तालाब की ठंडी रसोई में ठंडक में खाना बनाना है तो थोड़ी धूप तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हम गरीबों को कभी पूरा सुख नहीं मिलता है। तालाब के अंदर ठंडी रसोई मिली, फिर भी सर पर धूप लग रही है। अगर यहाँ पर सिर छुपाने जितनी भी जगह होती तो तुम्हें और आराम होता खाना बनाने में। देखिए क्या कमाल की बात है, बातों ही बातों में आपने मुझे एक और आइडिया दे दिया। मेरी बातों में तुम्हें क्या आइडिया मिल गया? अभी आपने कहा ना सर छुपाने के लिए एक छोटी छत होती तो कितना अच्छा होता। तो एक छोटी छत बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैं अपने बैठने जितनी एक छोटी सी छत तो बना ही सकती हूँ। जिस तरह हम खेत में आराम करने के लिए छत डालते हैं, ठीक वैसे ही। अच्छा ठीक है, तो मैं कुछ बांस और हरे पत्ते इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक छत बना देता हूँ। तुम आराम से उसके अंदर बैठना। ठीक है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इससे मैं छत बनाना भी सीख जाऊंगी और कभी छत टूट भी गई तो मैं दोबारा बना लूंगी। इतना कहकर सपना चूल्हे पर चावल चढ़ाकर उज्जवल के साथ बांस के पेड़ों के पास आती है। सपना और उज्जवल कुछ छोटे बांस, ढेर सारे केले के पत्ते, अपनी लंबी बेल लेकर तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में आते हैं। मैं इन 4 बांसों को जमीन में गाड़कर बेलों से आपस में बांध दूंगा और उसके ऊपर और तीनों तरफ केले के पत्तों से अच्छे से ढक दूंगा। बस छत बनकर तैयार। सपना और उज्जवल तालाब के अंदर ठंडी रसोई में 4 बांस जमीन में गाड़ते हैं और बांसों को लंबी बेलों से आपस में बांधकर उन पर केले के बड़े बड़े पत्तों से अच्छे से ढक देते हैं, जिसके अंदर सपना आराम से बैठकर खाना बनाती है। सही मायने में तो अब मेरी तालाब के अंदर ठंडी रसोई बनकर तैयार हो गई है। इतने दिनों तक तो मैं धूप बर्दाश्त कर लेती थी, पर अब तो धूप बर्दाश्त करने की भी जरूरत नहीं है। सपना उज्जवल के साथ मिलकर पूरी तरह से तालाब के अंदर ठंडी रसोई बना लेती है और अब सपना को खाना बनाते वक्त बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सपना अपने घर की रसोई में आकर सब्जियों की खाली टोकरी देखती है। निशा के पापा, आप खेतों से सब्जियां नहीं लेकर आए क्या? घर में एक भी सब्जी नहीं है, खेतों से थोड़ी सब्जियां ले आई हैं। खेत में एक भी सब्जी नहीं बची है। इतने दिनों की मेहनत से जो सब्जियां उगी थी वो भी सब खत्म हो गई हैं। अरे उज्जवल बेटा, तो तूने और सब्जियां क्यों नहीं उगाई? अब बिना सब्जी के हम खाना कैसे खाएंगे? सब्जियां कैसे उगाऊं पापा? पहले जब तालाब में पानी था तो किसी तरह अपने खेतों को सींचा करता था। अब तालाब में पानी ही नहीं है खेत सींचने के लिए, इसलिए एक भी सब्जी नहीं होगी। सारे पौधे मुरझा गए हैं। पूरा परिवार अपने बंजर और सूखे पड़े खेत में आता है। चारों तरफ सूखी मिट्टी और मुरझाए हुए पौधे पड़े हुए थे। हे भगवान, अब बिना सब्जियों के हमारा गुजारा कैसे होगा? यही सब्जियां ही तो हमारी रोजी रोटी थी। इन्हीं सब्जियों के बदले तो थोड़ा आटा चावल तो मिल ही जाता था। अब अगर सब्जियां ही नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या और घर का राशन कैसे खरीदेंगे? पहले भी तालाब ही हमारी मदद करता था और अभी भी तालाब ही हमारी मदद करेगा। हम तालाब से पानी लाकर अपने खेतों को ही नहीं सींच सकते, पर तालाब के सूखने की वजह से जो जमीन बाहर आई है वहां खेती तो कर सकते हैं। सपना पूरे परिवार को तालाब के पास लाती है और तालाब सूखने की वजह से बाहर आई जमीन दिखाती है। ये जमीन सालों तक पानी के अंदर थी, जिसकी वजह से वो काफी उपजाऊ है। अगर हम इसमें खेती करेंगे तो हमारी सब्जियां जरूर उगेंगी और तालाब के पास होने की वजह से सब्जियों की सिंचाई करना भी मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये आइडिया ठीक है।
उज्जवल बेटा, तो इस जमीन की जुताई करके इसे थोड़ा नीचे कर, और मैं ऐसी मेड़ बनाऊंगा कि तालाब का पानी ढलान से खुद इस जमीन तक आएगा और दूसरी तरफ से वापस भी चला जाएगा। उज्जवल तालाब की जमीन की जुताई कर एक तरफ की जमीन तालाब से नीचे करता है और रामलाल तालाब से जुताई की जमीन एक तरफ की पतली मेड़ बनाता है, जिससे पानी खुद जमीन तक आता रहता है और वापस भी जाता रहता है। और सपना जमीन में तरह तरह की सब्जियों के बीज बोती है। बहू, मैंने तालाब के घुटनों भर पानी से हमारी खेती के लिए चुनी गई जमीन तक ऐसी मेड़ बना दी है कि अब पानी खुद तालाब से आएगा और दोबारा तालाब में ही चला जाएगा। अब हमें अलग से सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। बीज अंकुरित होते ही मैं इसमें गोबर, सड़ी गली सब्जियां और फलों का खाद डालकर डाल दूंगी और कुछ ही दिनों में हमारी सब्जियां तैयार हो जाएगी। भाभी, सब्जियां तैयार होने में 10 दिन लगेंगे, तब तक हम क्या खाएंगे? गर्मियों का सीजन है, गांव के बगीचों में काफी अच्छे आम हो गए हैं। अगर हम कच्चे आमों को दाल में डाल दे तो चावल के साथ आराम से खट्टी दाल खा सकते हैं और कच्चे आम का अचार भी बना सकते हैं। हाँ भाभी, और हम पके आमों से आमरस बनाकर उससे रोटी के साथ भी तो खा सकते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन प्रीति और सपना अपने गांव के आम के बगीचों में आती है और थोड़े कच्चे और थोड़े पके आम तोड़ती है। नंजी, छोटे कच्चे आम आप भी ना माँ जी को दे देना, उनसे अच्छा अचार कोई नहीं बना सकता। और जो थोड़े बड़े कच्चे आम हैं उनसे मैं खट्टी दाल बना दूंगी। तब तक आप इन पके हुए आमों का रस निकाल दो। सपना और प्रीति कच्चे आम और पके आम तोड़कर घर आती है, जहाँ शारदा छोटे छोटे कच्चे आमों के टुकड़े करके मसाला मिलाकर उन्हें धूप में सूखने के लिए रख देती है। और सपना थोड़े बड़े कच्चे आम दाल में डाल देती है और प्रीति पके आमों का रस एक बर्तन में निकालकर तालाब के अंदर सपना की ठंडी रसोई में आती है। भाभी, मैंने पके आम का रस निकाल दिया है, मुझे रोटी चाहिए, मैं खाने जा रही हूँ। रुकिए नैना जी, मेरे पास एक आइडिया है। इन पके हुए आमों के रस को मैं मिट्टी के घड़े में रखकर सूती कपड़े से लपेटकर तालाब के पानी में रख दूंगी, जिससे आम रस बिल्कुल ठंडा और खाने में और मजेदार हो जाएगा। सपना तालाब की जमीन पर तालाब के पानी में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर मिट्टी के मटके में आमरस डालकर सूती कपड़े में लपेट कर रख देती है और उसी तरह एक पानी का मटका भी रख देती है। ऐसे ही दोपहर होती है और पूरा परिवार खाने बैठता है। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ठंडा पानी है और ये आमरस भी कितना ठंडा ठंडा है। हाँ मम्मी, ये पानी भी बहुत ठंडा है और ये आमरस भी बहुत टेस्टी है। बहू, कुएं से पानी लाते लाते तो पानी गर्म हो जाता है, फिर ये पानी इतना ठंडा कैसे है? पापा, भाभी ने तालाब के अंदर बनी ठंडी रसोई में पानी और आमरस दोनों को ठंडा कर लिया है। वाह बहू, तू अपनी तालाब के अंदर बनी ठंडी रसोई को अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। पर अब नदी का पानी गंदा होता जा रहा है, मुझे तो पानी की चिंता हो रही है। इसकी चिंता तो मुझे भी है, पर अभी सब कुछ ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सपना अपनी ठंडी रसोई में मजे से अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और उसके साथ आराम से खाना खाती है। वहीं रोज सपना के साथ कुएं तक जाने वाली गांव की औरतें ये सब देख रही होती है। एक दिन सभी औरतें सपना के पास आती है। वाह बहू, तू तो तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में काफी ठंडक में खाना बनाती है और अपने परिवार के साथ खाना खाती है। अब तो तालाब के अंदर ठंडी रसोई में तूने हरी भरी सब्जियां भी उगा ली है। ये सब तो इस तालाब की वजह से हुआ है। पानी कम होने के बाद भी ये हमारी मदद कर रहा है। सपना बहन, हमें भी रसोई में काफी गर्मी लगती है, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। क्या हम भी तुम्हारी तरह तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई बना सकते हैं? सपना बहन, हमारी भी मदद करो इस तरह की ठंडी रसोई बनाने में। हम भी तालाब के पास थोड़ी और सब्जियां उगाना चाहते हैं। हमारे घरों में भी खाने पीने की बहुत दिक्कत है। अरे बहनों, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम सभी गांव के लोग एक ही तो हैं। ऐसा करो, हम लोग बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा करते हैं और तुम लोग भी मेरी तरह तालाब के अंदर पत्थर रख लो और उसके ऊपर मिट्टी का चूल्हा बना लेना और छत बनाकर अपने घर से सामान लाकर आराम से रसोई बनाना। तुम्हारी भी तालाब के अंदर ठंडी रसोई तैयार हो जाएगी। तालाब के चारों तरफ छोटी छोटी छत और पत्थरों पर मिट्टी के चूल्हे बनाकर गांव की औरतें तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई तैयार कर लेती है। और अब सपना सभी औरतों के साथ तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाती है और अपने परिवार के साथ खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी बहुएं कुएं से पानी लेकर गांव के सरपंच हरिशंकर की हवेली की तरफ से गुजर रही होती है, जहाँ हरिशंकर अपनी हवेली के बाहर हरिया से बात कर रहा होता है। ये क्या कह रहे हो हरिया तुम? मेरी बेटी की शादी है और तुम किसी हलवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे? अरे गांव वाले और बारातियों को मैं क्या खिलाऊंगा? अरे सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं, हमारे गांव में कोई हलवाई नहीं है और दूसरे गांव के हलवाई इतनी गर्मी में हमारे गांव आकर खाना बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी को पता है हमारे गांव में इकलौता तालाब था जो सूख गया है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। उन्हें पता है यहाँ की दिक्कत होगी।
अरे दिक्कतें कहाँ नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े है कि मेरी बेटी की शादी में आए लोग भूखे घर जाएंगे। अरे तुम कुछ भी करो, कहीं से भी हलवाई लेकर आओ। बहनों, सुना तुम लोगों ने? सरपंच जी की बेटी की शादी के लिए कोई हलवाई नहीं मिल रहा है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ जरूर, चलो सरपंच जी के पास। सपना सभी गांव की दूसरी बहनों के साथ सरपंच हरिशंकर के पास आती है। अरे बहनों, तुम लोगों को कुछ परेशानी है क्या? सरपंच जी, हमने सुना है आपको कोई हलवाई नहीं मिल रहा है। हाँ बहनों, समझ ही नहीं आ रहा है। अगले महीने ही शादी है और अभी भी कोई हलवाई नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा? सरपंच जी, क्या हम बहुएं खाना बनाना नहीं जानती हैं? कैसी बात कर रही हो बहुओं? तुम लोग इतने सालों से अपने परिवार का पेट भर रही हो, तुम लोगों से अच्छा खाना कौन बना सकता है? सरपंच जी, तो आप गांव के बाहर से हलवाई क्यों बुला रहे हैं? हम बहुएं हैं ना, हम बनाएंगे गांव की नंद की शादी में खाना। बहुओं, इतनी भीषण गर्मी में तुम लोग खाना बनाओगी? सरपंच जी, सपना दीदी के तालाब के अंदर बनी ठंडी रसोई में गर्मी का नामो निशान नहीं है। आप बस हमें सुबह राशन और बर्तन दे देना, बाकी खाना बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। ऐसे ही हंसी खुशी एक महीना बीतता है और आज सुबह सरपंच अपने आदमियों के साथ बड़े बड़े बर्तन और राशन लेकर बहू के पास आता है। अरे बहुओं, ये लो बर्तन और ये सारा राशन का सामान। सरपंच जी, अब आप जाइए और जाकर मंडप लगवाइए और दूसरी तैयारियां कीजिए, शाम तक खाना बन जाएगा। हम मिट्टी के बड़े बड़े 3 चूल्हे बना लेते हैं। पूर्णिमा दीदी, आप एक पर सब्जी बनाइए, राधिका बहन तुम एक पर चावल और दाल बनाओ, मैं आटा गूंथती हूँ, शाम को सीधे पूड़ियाँ तलूंगी, खाना तैयार हो जाएगा। तालाब के अंदर ठंडी रसोई में बहुएं मिट्टी के 3 बड़े बड़े चूल्हे बनाती है और उनमें लकड़ियां जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते सूरज ढलता है और सपना कढ़ाई में तेल डालकर चूल्हे के सामने खड़ी हो जाती है। दीदी, हम पूड़ियाँ बेलते हैं और आप गर्मा गर्म पूड़ी तलिए, और हरिया काका, आप सरपंच जी के आदमी के साथ ये सारा खाना लेकर सरपंच जी की हवेली में जाइए। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी मदद से गांव की किसी बेटी की शादी हो रही है और इतनी ठंडी रसोई में इतने बड़े चूल्हों से भी हमें गर्मी नहीं लग रही है। अब जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बेलो, फिर तैयार होकर हमें भी सरपंच जी की हवेली में शादी देखने जाना है। पूर्णिमा, राधिका और शारदा फटाफट पूड़ियाँ बेलने लगती है। वहीं सपना और प्रीति एक ही कढ़ाई में जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर के आंगन में गांव के लोग और बारात में आए सभी लोग आराम से खाना खाते हैं। शादी के बाद सरपंच जी अपनी बेटी को विदा करते हैं। अगले दिन सरपंच तालाब किनारे सभी बहुओं के पास आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सपना बहू, और तुम सभी बहुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इज्जत बचा ली। सरपंच जी, आप हमारे पिता की उम्र के हैं, आप हमें धन्यवाद करें, अच्छा नहीं लगता, ये सब तो हमारा कर्तव्य था। वैसे सच कहूँ सपना बहू, तो तुमने मेरी ही नहीं अपने पूरे परिवार और पूरे गांव की बहुओं की मदद की है। आज तुम्हारी तालाब के अंदर ठंडी रसोई बनाने की वजह से गांव की सभी बहुएं ठंडक में आराम से खाना बना पाती हैं और मेरी बेटी की शादी भी अच्छे से हो पाई। मैं बहुत खुश हूँ। तुम सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ऐसे ही कुछ दिन बीते हैं और एक दोपहर सपना गांव की बहू के साथ गांव के बाहर कुएं के पास आती है। कुआं पूरी तरह से सूख चुका था। हे भगवान, ये कुआं भी सूख गया, अब हमारा क्या होगा? हम अब पानी कैसे पिएंगे? अब तो गांव में पानी का एक ही रास्ता बचा है, हमारा तालाब। उस तालाब में तो सिर्फ घुटने तक ही पानी है और उस पानी में भी काफी मिट्टी है। तो हम क्या कर सकते हैं? कम से कम मिट्टी मिला ही सही, पर पानी तो है कुएं में, तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। अब हमें उसी पानी को पीना होगा। हमारे पास अब कोई चारा नहीं है। ऐसा करते तालाब के पानी को थोड़ी देर बर्तन में भरकर रख देंगे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर सूती कपड़े से छान लेंगे और फिर उबाल कर पियेंगे। मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, पर प्यास तो बुझानी पड़ेगी ना। सपना बहू के साथ वापस गांव लौट जाती है और अपने घर आकर कुएं की सूखने की बात घर वालों को बताती है। अरे ये गर्मी हमें क्या क्या दिन दिखाएगी। बहू, तूने जैसे बताया है वैसे ही थोड़ा पानी साफ करके रख ले, वही पिएंगे हम सब। सपना तालाब से एक मटका पानी निकालती है और उसे थोड़ी देर रख देती है। थोड़ी देर में पानी की मिट्टी मटके के तले बैठ जाती है। तब सपना पानी छानकर अपनी ठंडी रसोई में उबाल कर एक साफ मटके में भरकर रख देती है। फिर पूरा परिवार खाना खाने बैठता है। मम्मी मम्मी थोड़ा पानी दो ना, बहुत प्यास लगी है। हाँ मम्मी, मुझे भी दो ना। हाँ बच्चों, लो पानी। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं है बच्चों को ये पानी पिलाने का, पर बच्चे बिना पिए रह भी तो नहीं पाएंगे। मन ना होते हुए भी सपना बच्चों को तालाब का साफ किया हुआ पानी पिलाती है और पूरे गांव को भी मजबूरी में तालाब का पानी ही पीना पड़ता है।
ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव और अनीशा गांव के कुछ बच्चों के साथ बड़े बड़े थर्माकोल लेकर तालाब के किनारे आते हैं। दादी, बुआ, पापा, मम्मी, देखो हम क्या लेकर आए हैं। बच्चों, ये थर्माकोल क्यों लेकर आए हो तुम लोग? और तुम्हें इतने सारे थर्माकोल कहाँ मिले? गांव के बाहर जहाँ कचरा फेंका है ना, हमारी गेंद वहाँ चली गई थी। हम गेंद लेने वहाँ गए तो हमें ये थर्माकोल मिले, तो हम इन्हें लेकर आ गए। बच्चों, अब तुम कचरे से भी चीजें उठाने लगे हो। क्या जरूरत है तुम्हें कचरे से थर्माकोल लेकर आने की? क्या करोगे इनका? मम्मी, डांट क्यों रहे हो? पहले हमारी बात तो सुनो। अरे बहू, तू बच्चों से इतना प्यार करती है, फिर बात बात पर उन्हें डांट कर डरा क्यों देती है? पहले सुन तो, बच्चे थर्माकोल क्यों लेकर आए हैं? कचरे के पास थोड़ा पानी इकट्ठा था जिसमें छोटे छोटे थर्माकोल तैर रहे थे, इसलिए हम ये बड़े थर्माकोल लेकर आए। अगर ये भी पानी में तैरेंगे तो हम इस पर बैठकर खेलेंगे। अरे बच्चों, थर्माकोल पानी में तैरते हैं और ये थर्माकोल काफी बड़े हैं, इसलिए तुम बैठकर आराम से खेल भी सकते हो। पर ध्यान रखना, थर्माकोल से पलटकर तालाब में गिर मत जाना। अगर बच्चे तालाब में गिर भी जाते हैं तो वो डूबेंगे नहीं, क्योंकि बच्चों के घुटनों तक पानी है और पानी की वजह से उन्हें चोट भी नहीं लगेगी। खेलने दीजिए इन्हें आराम से। राघव और निशा गांव के बच्चों के साथ थर्माकोल पर बैठकर तालाब के थोड़े से पानी में मस्ती करने लगते हैं। याहू, मैं जा रही हूँ खजाने की खोज करने, और मैं जा रहा हूँ पानी की गहराई में खजाना ढूंढने। बच्चे तालाब में खेल रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सपना तालाब की जमीन में उगाई सब्जियों के पास आती है, जहाँ हरी भरी और तरह तरह की सब्जियां उगी होती हैं। गर्मी में ज्यादा मसालेदार खाना सही बात नहीं है और पानी भी नहीं है, इसलिए आलू और टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। सपना आलू और टमाटर लेकर अपने तालाब के अंदर ठंडी रसोई में चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठ जाती है। वहीं गांव की दूसरी बहुएं भी चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती है। तभी चूल्हों से उठ रहे धुएं पर आसमान में अपने हेलीकॉप्टर में बैठे राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव की नजर पड़ती है। पायलट, मैप में तो इस जगह पर तालाब दिखा रहा है ना? जी सर। पायलट, मुझे दूरबीन देना। राज्य के मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे दूरबीन लगाकर नीचे बहू को तालाब के अंदर ठंडी रसोई में खाना बनाते हुए देख लेते हैं। अरे ये कौन सा गांव है? मुझे तो इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं था। और इस गांव की औरतें तालाब के पास खाना क्यों बना रही हैं? पायलट, हेलीकॉप्टर नीचे लेकर चलो और ध्यान रखना किसी को चोट ना लगे। पायलट धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे लेकर आता है, जिससे सभी बहुओं के चूल्हे बुझ जाते हैं और बच्चे डरकर तालाब के बाहर भाग जाते हैं। पायलट थोड़ी दूर पर हेलीकॉप्टर उतारता है और राज्य के मुख्यमंत्री अपनी सिक्योरिटी के साथ बहू के पास आते हैं। कौन है आप? हमें डरा दिया आपने। अरे बच्चों, डरो मत, मैं राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव हूँ। मैं इन बहुओं से बात करने आया हूँ। आप लोगों ने तालाब के पास अपनी रसोई क्यों बनाई है? आप लोगों की इस नासमझी की वजह से ये तालाब सूख गया है। मुख्यमंत्री जी, एकमात्र ये तालाब ही पूरे गांव की पानी की जरूरतें पूरी करता है। हम इसे क्यों सुखाएंगे? ये तालाब तो गर्मी की वजह से सूख गया और गर्मी से राहत पाने के लिए हमने तालाब के अंदर अपनी ठंडी रसोई बनाई। क्या हमारी राज्य की औरतों को इतनी परेशानी हो रही है और मुझे पता तक नहीं है? और अगर ये तालाब ही पूरे गांव की पानी की जरूरत पूरी करता था तो अब आप लोग अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं? मुख्यमंत्री के सवाल पूछते ही राघव और निशा को उल्टियां होना शुरू हो जाती है। अरे बच्चों, क्या हुआ तुम्हें? पायलट, इन बच्चों को तुरंत अस्पताल लेकर जाओ। पायलट उज्जवल के साथ बच्चों को तुरंत हेलीकॉप्टर में बिठाता है और अस्पताल रवाना हो जाता है। थोड़ी देर में लालू यादव को बच्चों की उल्टियों की वजह पता चलती है। आपके बच्चों को डायरिया हुआ है। आप लोग कैसा पानी पीते हैं? हम इसी तालाब के पानी को किसी तरह साफ करके पीते थे। क्या? इस तालाब का पानी? अरे मुझे माफ कीजिएगा, मैंने पहले कभी इस गांव पर ध्यान नहीं दिया। पर इस गांव में मैं डैम बनाऊंगा और इस डैम को उस तालाबों से भी जोड़ूंगा। उस डैम से आप लोग अपने खेतों में भी सींचिएगा और पानी की टंकियां लगवाऊंगा, जिससे दिन में 3 बार पीने का पानी मिलेगा। और औरतों और आप लोगों को फ्री गैस कनेक्शन देने का वादा करता हूं। अब गर्मी में आप लोगों को चूल्हे के सामने जलना नहीं पड़ेगा। महीने भर में ही मुख्यमंत्री गांव में डैम बनवाते हैं, जिससे किसानों की जमीनें दोबारा लहराने लगती है। वहीं पूरी गांव में जगह जगह सरकारी नल लगवाए जाते हैं, जिनमें पीने का शुद्ध पानी आता है और गांव के सभी घरों में फ्री गैस कनेक्शन भी दिए जाते हैं। और डैम की वजह से गांव का एकमात्र तालाब दोबारा पानी से भर जाता है और अब गांव की किसी भी बहू को गर्मी में रसोई में खाना बनाने में परेशानी नहीं होती।